बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फिन मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हमारा वैसे तो दूसरा लाइव लेक्चर है, लेकिन इससे पहले आपको 7 ऑनलाइन लेक्चर बल्कि 9 ऑनलाइन जो हमारे यूट्यूब लेक्चर हैं वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लॉ के ऊपर। तो होपफुली ये जो लेक्चर हुए होंगे आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तो आप लोगों को जो बेसिक्स हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट, सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन इन एरियाज़ की बेसिक्स क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज का ये जो सेशन है हमारा, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इससे आपकी असेसमेंट हो जाए, आपसे सवालात हो जाए और आप लोग जो है वो अपने आप को तैयार रखें। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन बहुत जल्द स्टार्ट करता हूँ, तो जहाँ से आप लोगों को इशू होगा, सवाल की समझ नहीं आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे उस सवाल का जवाब मैं खुद दे दूँ। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूँगा। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, यानी आपने ये लेक्चर सारे लिए हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, तैयार किए होंगे और पहले भी आपकी इन एरियाज़ पे काफ़ी अच्छी कमांड होगी, तभी तो आप माशाल्लाह रिटर्न क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचे हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चन भी आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा आज के सेशन में, जो ख़ास तौर पर बतौर हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपकी जो डोमेन बनती है स्कूल के अंदर, तो उससे रेलिवेंट, उससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि थ्योरी और मैं उसमें क्या फ़र्क है, मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या डेफिनेशन है। तो इसके साथ साथ कुछ और जनरल क्वेश्चन भी इसी सेशन के एंड पे हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट हमें कर लेना चाहिए। जी, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन अगर लिखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो आपके माइंड में है वो किसी पेज के ऊपर लिख लें। तो इंशाल्लाह ताला फर्स्ट 30 मिनट में मैं कोई 30-40 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, देन आपका टर्न होगा। जो भी आपने इस चैप्टर से रेलिवेंट क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं आपके पास, वो सारे जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना आज हम करिकुलम का चैप्टर, आपको उसके नोट्स, मेरे एडमिन आपको नोट्स और उसके वीडियो लेक्चर भेज देंगे आज से। तो वो टोटल आपके 4 लेक्चर हैं करिकुलम के। तो परसों वो भी एंड हो जाएगा मंडे को। तो ट्यूसडे को हम अगेन एक इंशाल्लाह सेशन रखेंगे जिसमें हम करिकुलम से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं वो सारे एड्रेस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि 20 से पहले पहले हमारे जो 5-6 मेजर एरियाज़ हैं हम इनको कवर कर लें और आप लोगों को जो है वो इन 4 से 5 मेजर जो मेन चैप्टर्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो एक तो आपको सारा उनका डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए, प्लस आपको उसके इन एरियाज से रेलिवेंट प्रैक्टिकल नेचर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएं। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। कौन बताएगा व्हाट इज़ प्लानिंग? जी प्लीज़, आप में से जो जवाब देना चाहे वन बाई वन। जी, व्हाट इज मीन बाई प्लानिंग? प्लानिंग का क्या मतलब होता है? जी जी, कुरतुलैन बताना चाहती हैं, बताइए प्लीज़। Sir, it is an intellectual activity. So हम्म, where we plan. So plan जो होती है ना वो सबसे पहले आती है। प्लान से ही जो है थ्रू आउट जो हमारा सारा प्रोसेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें डिफाइन सारे प्लानिंग प्लीज, और बात। डिफाइन करें ना, वो तो यस सर। ठीक है आता है, बट डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग में सर हम प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जो होते हैं किस तरह चीजें होंगी वो हम एट द स्टार्ट देयर में इज जो होते हैं डिफरेंस वो सारी बिटवीन बना। प्लान एंड पॉलिसी। आप फरमा रही हैं कि प्लान में हम पॉलिसीज बनाते हैं, तो प्लान और पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जी, फर्क तो है लेकिन प्लानिंग तो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो पॉलिसीज तो बनती है ना नहीं स्टार्टिंग में। नहीं, मैं आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिफाइन प्लानिंग, आप कह रही हैं कि प्लानिंग में पॉलिसीज बनती हैं। पॉलिसी और प्लान में फ़र्क है, मैं साथ ये भी आपको कह रहा सर हूँ। जी, कोई और बताना सर चाहे? मैं बताऊं कोई। जी जी जी, बताइए। सर जनरल प्लानिंग क्या है? सर ये हो सकता है कि हम किसी भी चीज की जब हम कोई तैयारी करते हैं तो उसकी पहले प्लानिंग करते हैं कि हम्म। हमें ये, जैसे हम किसी टूर पे जाते हैं तो हमें आइडिया होता है हम कितने दिन रहेंगे, तो हम उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। अगर सर्दी में जा रहे हैं तो हम वो चीजें जो है ना सिलेक्ट करते हैं। अगर हम
समर में जाते हैं तो हम उस तरह की प्लानिंग करते हैं, हम सर्दियों में जा रहे हैं तो हम गर्म कपड़े लेते हैं, और उस सही है, तरह ठीक के है। सारे जो ओके हमें। ओके, अब इसको डिफाइन कर May देना, I, इसको sir? डिफाइन करें जी, आप कर दें, आयशा करना चाह रही हैं जी। Sir, जी planning is a process to predict something about future situation. वेरी कि गुड। हम फ्यूचर को लेकर जो भी चीजें प्लान करते हैं, जस्ट लाइक अ एडवांस में। लेसन प्लान। बिफोर, हाँ, बिफोर कंडक्टिंग अ लेसन वी आर ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग और प्लानिंग समथिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स। देखें, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है जो इन्होंने सर बताया। जी 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 बताइए। सर मेरा तो ये सिंपल है एक डेफिनेशन कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स। प्लान इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग टू अचीव सम गोल। ओके, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आप हेड होते हैं तो आपको डेली बेसिस पे प्लानिंग करनी होती है अपने स्कूल के काफ़ी सारे टास्क की कंप्लीशन के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए। प्लानिंग इज कंसर्न विद व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू, यानी आपने कब क्या और कैसे करना है। इसके लिए जैसे वो बता रही थी आयशा भी कि हमने जो करना होता है ना, कल जो काम करना होता है उसकी एडवांस में हम प्रिपरेशन करते हैं, थिंकिंग इन एडवांस। सादा, सबसे सादा डेफिनेशन, प्लानिंग इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है। यानी आप काम करने से पहले उस एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप डिटरमिन करते हैं कि ये, सादा सी मिसाल है, आपने कल किसी इवेंट पे जाना है, शादी में जाना है, तो आप आज से तैयारी करेंगे, दूसरे शहर में आपने जाना है। ये नहीं होगा कि कल इन टाइम 9 बजे आपने निकलना है, या 9 बजे शादी वहां पे पहुंचना है अपने रिश्तेदारों के घर, तो 9 बजे आप सोचेंगे कि हम अब कैसे जाएं। आप एक दिन पहले, गाड़ी अपनी नहीं है तो गाड़ी अरेंज करेंगे, अच्छा कौन कौन जाएगा, आप अपनी पैकिंग करेंगे, सारी चीजें जो जरूरियात की हैं वो साथ अपनी तैयार करेंगे। ये होती है प्लानिंग। अभी आपने कर जाना तो कल है, बट आप आज सब कुछ कर रहे हैं। यही आप स्कूल के अंदर जब आप देखते हैं कि आपने स्कूल के अंदर सपोज आपने पेरेंट डे सेलिब्रेट करना है, उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे, भाई इस सारे प्रोसेस का फोकल पर्सन कौन होगा स्कूल का, आप बतौर हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे इस सारे टास्क की। आप एक टीचर को फोकल पर्सन बना लेते हैं, सपोज आप बनाते हैं कि जी हमारे पास टोटल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 500 हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास 500 में से 350 बच्चों के पेरेंट्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अरेंजमेंट 50-60 लोगों की एक्स्ट्रा करते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा चेयर्स, बैठने की जगह, खाने का बंदोबस्त वगैरह, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये आपकी प्लानिंग होती है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, या थिंकिंग समथिंग इन एडवांस, ठीक है, मेकिंग प्लान अबाउट फ्यूचर। ये आपकी 2-3 डेफिनेशन होती हैं। बहरहाल वेरी गुड, जो लोग कोशिश कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि वेरी गुड, आप लोग फिर भी उन सबसे बेहतर हैं जो ना ग्रुप में रिस्पॉन्स करते हैं और ना यहाँ करेंगे, आज मुझे पता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट आर द थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की थियरीज कौन कौन सी हैं जी, प्लीज कौन बताएगा इसका जवाब, शाबाश जी। महविश। May I, sir? यस यस प्लीज। सर मैनेजमेंट की थ्योरी के स्टाइल हैं, ऑटोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, सिचुएशनल लीडरशिप है। ऑल आर द मैनेजमेंट थ्योरी स्टाइल। अच्छा देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट आर द थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। सर मैं बताऊं? मेरी बात सुन लें। सर मैं बताऊं? आपने बताना है, मैं जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ इनको क्लैरिफाई कर। सर मैं बताऊं? जी जी वेट The करें। functions are मेरी planning, organizing. मेरी बात सुन ले, मैं सवाल पूछा है व्हाट आर द थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, ये सबके लिए मैसेज है मेरा। आप मुझे बता रही हैं कि ऑटोक्रेटिक। सर मैं बताऊं? प्लीज वेट कीजिएगा, सहर आप ही बताइएगा, एक सेकंड प्लीज, मैं सिर्फ उनको क्लैरिफाई कर दूं ना। अब मैंने क्वेश्चन किया व्हाट आर द थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, मुझे जवाब मिले ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। अब पहले 2 स्टाइल की बात हो गई, बाद में लीडरशिप पे आप चले गई। आपके सवाल का जवाब टोटली गलत है, मैंने ये नहीं पूछा आपसे, ठीक है। तो आप अगर सवाल को समझने की कोशिश किया करें कि पूछा कि इंटरव्यू में इसी तरह सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, हम उन्हें सही जवाब नहीं, हम समझेंगे अपनी तरफ से कि ये सही है, बट वो सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही है कि भाई किस तरह से जवाब देना है। जी सहर आप बताइए इसी सवाल का जवाब, सॉरी जी। सर जी जी सर मैं बताऊं?
ये सहर काफी टाइम से पूछ रही थी, जो वो जरा बता दें जी। सर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट केओस थ्योरी आती है और उसके कुछ प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चरल लूजनेस और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और थ्योरीज जो है ना डिफरेंट फिलोसोफर्स ने अपने जो ओपिनियंस है वो दिए हुए हैं मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है थ्योरीज उनको कहा जाता है। जी। कोई और बता सकता है इनके जवाब से? मैं मुतमईन नहीं हूँ। सर मैं बता रही थी। जी बताइए। सर एक थ्योरी जो अभी मेरे माइंड में है वो ये है एक्स और वाई थ्योरी जो है मैकग्रेगर की। वेरी गुड सर वेरी एक्स गुड। वाई जिसमें सर एक्स थ्योरी जिसमें स्ट्रिक्ट आपका मैनेजमेंट होती है, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक होती है वो, और उसके अंदर आ जाता है फिर वाई थ्योरी जो कि उसके अंदर स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं होता क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, तो वो एक्स और वाई थ्योरी। और एक सर जेड थ्योरी भी होती है जो कि जापान के एक वो थे, मुझे एक्चुअली पूरा उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जेड थ्योरी भी है जो कि मैनेजमेंट में यूज होती है डॉक्टर और विलियम आप ओची उसको की आगे थ्योरी है। आगे। जी सर। सर फिल्मोची थ्योरी है। वेरी गुड। अच्छा ये इनका दुरुस्त जवाब है। वेरी गुड। थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई और थ्योरी जी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो बेसिकली ये 3 थ्योरीज है मैनेजमेंट की। ओके, इसके अलावा आप साइंटिफिक और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक, क्योस, बहुत सारी हैं, लेकिन आप उन पे जाने से पहले याद रखिएगा जो बेसिक्स थ्योरी है, बेसिक्स हैं मैनेजमेंट की थ्योरीज, वो थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है और थ्योरी जी है। क्लियर? राइट है। अच्छा, अब देखें थ्योरी एक्स वाई जी के बारे में अभी नहीं बता रहा कि ये क्या होती है, क्योंकि मेरे इस पे लेक्चर मौजूद है। लेक्चर नंबर 12 जो आपको भेजा गया था उसमें स्टार्ट भी इसी से लिया कि किसी ने नहीं सुना तो वो दोबारा सुन लेगा। अब सवाल अगला सुनिएगा कि अब कोई मेल भी पार्टिसिपेट करे प्लीज, हेडमास्टर का भी इंटरव्यू होना है, कि विच थ्योरी इज सुटेबल या मोर फिजिबल फॉर डिसिप्लिन, फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल, कि इनमें से कौन सी सर थ्योरी? मैं बताऊं? जी बताइए। सर सर जी जी। सर डेमोक्रेटिक थ्योरी है। डेमोक्रेटिक थ्योरी है एक्स वाई जो जी से सूटेबल मैं है, पूछ रहा इसलिए हूँ। डेमोक्रेटिक एक्स वाई थ्योरी, वाई थ्योरी, सॉरी मैं कहीं होते चली गई। हाँ वाई थ्योरी सर, वाई थ्योरी है। वाई थ्योरी जो है वाई ना थ्योरी जो डिसिप्लिन मोस्ट मेंटेन ये करने के लिए यूज नहीं की जाती। कोई और बताए प्लीज। सर एक्स थ्योरी, सर एक्स थ्योरी, थ्योरी एक्स डिसिप्लिन के लिए थ्योरी एक्स होती है सर। आपके टीचर आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपके टीचर टाइम पे नहीं आते, आप पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर आप थ्योरी एक्स पे जो है वो एक्स को फॉलो थ्योरी करते हैं, एक्स इसको इम्प्लीमेंट यूज करते करेंगे। हैं, ठीक यस है। सर, आप सख्ती से उनसे यस काम सर। लेते हैं जब वो नहीं कर। यहाँ पे है वर्कर्स आर कंसिडर्ड लेजी एंड प्रिडिक्टेड टू वाइड वर्क। आपके टीचर टाइम पे नहीं आते, ठीक है, वो आप जो उनको टास्क देते हैं वो पूरा नहीं करते, देन आप उनके साथ यहाँ पे आप हेलो जी सर, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट मैनेजमेंट थ्योरी नहीं अप्लाई हो सकती, जहाँ पे मतलब अगर स्टाफ आपकी बात नहीं मानता तो फिर आप ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते? आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक और थ्योरी एक्स में ये फर्क है कि ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है ना, वो ये है कि आप बेसिकली जो बेसिक पर्पज है ना वो प्लानिंग का है, कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर आप सारी प्लानिंग आपकी सेल्फ सेंटर्ड होती है, आप अपनी मर्जी से प्लान करते हैं और अपनी मर्जी से उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। बट आप किसी हद तक फिर भी कह सर सकते थोड़ा हैं सा मैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑटोक्रेटिक सर मैं स्टाइल इसमें होता ऐड है। जी जी, ब्यूरोक्रेटिक हाँ स्टाइल सर ऑटोक्रेटिक मैं थोड़ा स्टाइल सा होता ऐड करूँ इसके है। अंदर। जी जी, जरूर जरूर। सब ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के लिए मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी क्योंकि हम इसको एजुकेशन में इसलिए ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली वो जो है ना ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी तो एक सीक्वेंस है, उसके अंदर ये है कि आपने किस तरह से सारे स्टेप फॉलो करने हैं, चेन सिस्टम है वो तो। और वो तो आई थिंक मुझे लगता है वो आप एजुकेशन मैनेजमेंट में तो इतनी ज्यादा यूज नहीं ज्यादातर कर हाँ जी सकते, वो मतलब स्कूल मैनेजमेंट में जी यूज बिजनेस नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन में हम वो उसको ज्यादातर यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ से थ्योरी एक्स वाई जी ज्यादा कॉमन है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये ज्यादातर जो है ना वो कॉमन है थ्योरी एक्स वाई जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि What? मैं जहन नहीं आ रही बात इस डिस्कशन से जी किया जाता, क्योंकि उसके पास जो मैनेजर हमारे स्कूल का मैनेजर जो हेडमास्टर है, उसके बाद अगर पूरी वो ज्यादा हाइपर हो जाए, ज्यादा कर जाए, तो फिर तो उसकी भी कोई ना कोई शिकायत लगा लेगा। सही, आपके सवाल की मुझे समझ नहीं आई।
सर मैं कह रही थी कि जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, आपने कहा था कि मैनेजर के पास वो सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। एचएम को तो सिर्फ अपने स्कूल की हद तक ही पावर होती है। अगर वो ज्यादा हो जाए किसी मामले में, कभी वो ज्यादा हाइपर हो जाए अपने टीचर्स के ऊपर, तो टीचर्स भी उसकी कंप्लेन कर सकते हैं आगे तक। नहीं, तो वो कंप्लेन तो आले किसी की नाल भी तो नहीं ना पावर में, देखें वेरी गुड, लेकिन अपने कंप्लेन किसी की डिस्ट्रिक्ट भी हो लेवल तक सकती है। जो नहीं है, सिर्फ अपने स्कूल तक ही है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर होता है ना, उसके पास सारा अख्तियार होता है सजा जजा देने का, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल्कुल। और वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी सजा जजा दे सकते हैं। बतौर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट आपके पास किसी को सजा जजा देने का अख्तियार नहीं होता। मैं रिपीट कर देता हूँ, बतौर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट आपके पास अपने किसी स्टाफ को सजा देने का अख्तियार नहीं होता। हाँ, आपके जो क्लास 4 हैं सिर्फ उनको आप अपने क्लर्क को नहीं दे सकते, लैब अटेंडेंट को नहीं दे सकते, सिर्फ आपका जो क्लास 4 है उसको दे सकते हैं, क्योंकि आप उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होते। एज पर रूल आप सिर्फ जो है उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज को कि इसने मेरे साथ मिसकंडक्ट किया है या ये स्कूल टाइम पे नहीं आता, तो इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेटिक, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हम कहते हैं कि वो तो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहे अपने स्टाफ के साथ। बहरहाल अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। जी शाबाश, पहले तो बताएं ना हु इज लीडर, हु इज नाउन एज लीडर, और देन बताएं व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। सर वो होता है जो वो बंदा जो सबको लीड करता हो, मोटिवेटर हो, सबको एक साथ लेकर चलता हो, जो सबको मोटिवेट करके उनसे काम ले सके, उसी लीडर कहा जाता है। जी कोई और प्लीज। सर मैं जी जी अच्छा जी सर एक गुड लीडर जो अपने पूरे इदारे को साथ लेकर चलता है, से डिसीजन लेता है जो इसके स्टाफ के और उसके मतलब जो स्टूडेंट्स के बिल्कुल हक में हो, और मतलब एक फैसिलिटेटर मोटिवेटर हो। ओके कोई और प्लीज। लीडर वो होता है जो करे अपने गोल्स अचीव के लिए। लीडर जो होता है ना, तो अपनी टीम को जो है ना, सारी टीम को साथ लेकर और उनसे काम करवाता है, और उनपे मतलब जो है ना डिक्टेटरशिप नहीं करता, जैसे मैनेजर वगैरह एक ओके। अच्छा, ये 4-5 लोगों ने आंसर किया। मैं बताऊं? जी बताइए सर, मैं बताऊं? जी लीडर वो होता है कि हु गाइड एंड मोटिवेट अदर टू फुलफिल देयर गोल। लीडर मोटिवेट करे सर, आगे इन्फ्लुएंस करे। और ऑफ रखा करें प्लीज, मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन जो आपने पूछना है उस वक्त माइक ऑन कर लिया करें, उसके बाद अपना माइक ऑफ रखा करें। अच्छा, ये 5-6 डेफिनेशंस मुझे बताई गई हैं कि जो दूसरों को डिक्टेट नहीं करता, जो दूसरों को साथ लेके चलता है, जो दूसरों पे अपने जो डिसीजन है वो सख्ती से अमल दरामद उस पर नहीं करवाता। ये मुख्तलिफ डेफिनेशन है। इनको अगर हम 2-3 वर्ड्स में समोएं या एक सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन बताएं तो लीडर इज वन हु गाइड एंड मोटिवेट अदर फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लीडर वो होता है जो दूसरों को गाइड भी करता है, मोटिवेट भी करता है, क्यों? अपने मकासद के हसूल के लिए। अब इसमें 2 वर्ड हैं, गाइड एंड मोटिवेट। गाइड वो होता है जो दूसरों को अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। गाइड वो होता है जो, ये किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ रखें। अनवर अली साहब अपना माइक ऑफ रखें। बिनिश अता अपना माइक ऑफ करें प्लीज। तो जब आपने क्वेश्चन करना हो जरूर करें, उसके बाद माइक अपना देख लिया करें प्लीज कि मैंने इसको ऑफ करना है। अच्छा, तो पहला गाइड। आप कहीं जाते हैं ना, टूर पे जाते हैं, तो आपको टूर गाइड चाहिए होता है। गाइड हर जगह आपके साथ होता है और आपको हर चीज़ के बारे में आगाह कर रहा होता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ जगह, ये फ़लाँ है, यहाँ हम स्टे करेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ ये इश्यूज़ हैं, यहाँ ये मतलब ये है कि फेमस जगह हैं। वो गाइड होता है, ठीक है। तो लीडर इज़ वन हु गाइड, तो आपको हर बात बता रहा होता है, अपने साथ लेके चल रहा होता है। सेकेंड वन इज मोटिवेट। मोटिवेशन का मतलब क्या है? जो आपको इनकरेज कर रहा होता है कि यू कैन डू। तो आप एक दफा एक सवाल ये भी पूछा गया था कि विच स्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट, लीडरशिप और मैनेजमेंट। तो आपकी जो मैनेजमेंट से ज्यादा लीडरशिप इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप बतौर हाकिम नहीं जाते। मैनेजर एक हाकिम होता है किस्म का, और जो लीडर होता है ना
वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है। अकेला हेडमास्टर जो मर्जी सोच ले, अगर उसकी टीम उसके साथ नहीं है तो वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रही। वो अपने जो है ना वो इनरोलमेंट नहीं बढ़ा सकता, वो स्कूल के रिजल्ट बेहतर नहीं कर सकता, स्कूल की आउटलुक को बेहतर नहीं कर सकता। कम्युनिटी उससे जी जी क्या कह रही हैं? अच्छा, वो गाइड और मोटिवेट ये लीडर का काम होता है। अब मुझे बताएं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्या खुसूसियात होती हैं आपके नजदीक? जी, अब आपने ना अपने आप को ये समझना है आज कि आप बतौर हेड हैं और आप अपने उस चेयर पे बैठे या बैठी हैं। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। रोल सर मॉडल ही होता है। सही सा मोटिवेटर, इन्फ्लुएंसर, लीडर हो, दूसरों को और करना से आता हो, डील करना आता हो, मोटिवेट कर सर सके और यस सर गाइड जैसे को, होता है मोटिवेटर को, होती है ना, उनको वो पॉइंट आउट है वो कम्युनिकेशन Better is इस तरह also से चलता है। facilitator. चले ये समीना बता रही है, इनको कभी सुन लेते हैं। जी सर समीना ये आप कि बताएं। पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। समीना बता रही हैं प्लीज। जी Leader is also a facilitator, जो फैसिलिटेट भी करता है और जो अपनी टीम पे ट्रस्ट भी करता है और उनके साथ काम करता है कि देखो मैं ये कर सकता हूँ और मेरी टीम भी ये कर सकती है और हमें मिलके अपनी जो है ना इस कार्य को स्ट्रांग बनाना है और हम जो है जो टारगेट लेंगे वो अचीव करके दिखाएंगे विद इन गिवन पीरियड, जो हमें पीरियड मिला है। और जो टीम है मेरे साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो एक फैसिलिटेटर भी होता है, रोल मॉडल भी होता है और समटाइम्स वो जो है ना उनका मेंटोर भी बन जाता है और उनके साथ कंपेनियन भी बन जाता है अपनी ओके टीम के जी साथ। जी। और अनवर जी सर, मोहम्मद आपसे- जी जी आप बताइए, किसी मेल की आवाज आई है। जी प्लीज। मोहम्मद साइद लीडर जो होता है विजनरी होता है क्वालिटीज के हवाले से ना। जी एक उसका विजन ब्रॉडर, नंबर 2 वो बड़ा पेशेंस के साथ जो है ना अच्छा लिसनर होता है, जो अपने स्टाफ की जब एज ए हेड होता है तो वो अपने स्टाफ की बात को सुनता भी। ओके, आप अनम्यूट करें खुद को प्लीज दोबारा। इसके सर मैं बताऊं थोड़ा? जी उनको बताने दें। जी कोई मेल बात कर रहे थे। जी साइम साहब आप दोबारा बताइए सर मैं जी जी कंटिन्यू रखें। 2 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, एक विजनरी, दूसरा पेशेंस उसके अंदर होता है सर, तीसरा वो जरूरत पड़ने पर जो है ना वो जब डिफिकल्ट कोई वर्क आता है, टाइम आता है तो वो फ्रंट पर होता है। 3 ये क्वालिटी फिलहाल मेरे ध्यान में है। जी वेरी गुड। कोई और? जी जी सर मैं सर हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी हो और एक अच्छा प्लेनर भी होता है। सर सबसे पहले वो बहुत मतलब जो होती है ना अच्छी होती है, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चल रहा होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत मेंटेन करती है। वो खुद मतलब शो करता है सारी चीजें, मतलब लाइक पॉजिटिव होता है, एसेंस होता है, गुड कम्युनिकेशन होती है, सारी चीजें वो खुद शो करता है, जिससे जो है वो सारे जी जी जिससे वो मोटिवेट वो सारे उसके फॉलोवर्स जो काफी सारे रिस्पांस आ गए हैं, थैंक यू सो मच। अब देखें सबसे पहले तो लीडर जो है ना एक रोल मॉडल होता है। गाइड और मोटिवेट वो कर सकता है जो खुद एक एग्जाम्पल बनता है दूसरों के लिए, ठीक है। उसको सेल्फ अवेयरनेस हो, वो एक अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट कर सके, उसको ये ना हो कि मैं काम करूंगा मुझे कोई अप्रिशिएट करे, वो करेगा अगर कोई उसको अप्रिशिएट नहीं भी करे, यानी इंटीग्रिटी भी उसके अंदर है। अच्छा, रेजिलियंस है, वो अगर मुख्तलिफ सिचुएशन में डिफिकल्ट सिचुएशन उसको पेश आती है तो उसे पता होता है कि ठीक है ये मुश्किल टाइम आगे गुजर जाएगा, ठीक है। बाकी सारी वही क्वालिटीज़ हैं जो आप सब ने बताई हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस बन जाते हैं, व्हाट विल बी योर मिशन स्टेटमेंट। आपकी अपने बतौर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस मिशन स्टेटमेंट क्या होगी? मैं आपको पहले बता देता हूँ मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। चलें मैं ये सवाल नहीं रखता आपके सामने, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिशन स्टेटमेंट बोलते किसको हैं? मिशन स्टेटमेंट ये है कि आप अपनी सीट पे मौजूद हैं और आप अपने इदारे, आपका इदारा आप किस पोजीशन पे मौजूद है, आप इसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है, ठीक है। अब आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या होगी, यानी आपने वो जो आपके जहन में आइडियाज चल रहे हैं आपके इदारे के बारे में, आप उसे कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो आपने वो एक स्टेटमेंट में बयान करने हैं। जी क्या स्टेटमेंट होगी आपकी?
सर मैं किसी जी 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 कि प्लीज। मेरा जो स्कूल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप पे हो, ओके उसमें क्वालिफिकेशन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप पे हो। और मैं आई सर सर मैं जी जी मेरा मेरा मिशन स्टेटमेंट ये मेरा जो होगा वो मेरे स्कूल को, मेरा स्कूल जो है हर करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के हवाले से आगे हो। मतलब चाहे वो कोई डिबेट हो, चाहे वो स्पीच कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो कोई टेस्ट असेसमेंट के रिजल्ट हो, मतलब मेरा स्कूल टॉप पे हो। मेरी ये मतलब एक मिशन स्टेटमेंट है। ओके और जी मैं अकॉर्डिंग टू जी रीड लर्न एंड स्टेटमेंट स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग दिखा करनी है मेरे हिसाब से, और स्कूल में जो ड्रॉप रेशो है उसको कम करना होगा मेरे ख्याल में। मुझे सर मैं बताऊं? जी जी सर मेरा विजन यही होगा कि टीचिंग मिशन स्टेटमेंट यही होगी कि मेरे स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल का मकसद है अच्छी तालीम देना, तो मेरा तवज्जो पूरी इसी चीज पे होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली चले, बच्चों की बाकायदा लर्निंग को मैसर किया जाए। यही चीज अगर बेहतर होगी तो बच्चे भी अच्छा पढ़ सकेंगे और वो अच्छा हासिल कर सकेंगे। वेरी गुड। अच्छा चलिए इसी से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि आप एम्पावरमेंट भी हो सकता है। हाँ, आप करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज को, या सिंपल वे में हम कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन को आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले तो बताएं, कोई मुझे डिफाइन कर दे व्हाट इज स्ट्रेटेजी एंड व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव और एनहांस क्वालिटी एजुकेशन इन योर स्कूल। आप स्ट्रेटेजी की तारीफ बताएंगे और साथ में अपनी स्ट्रेटेजी बताएं मुझे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी क्वालिटी एजुकेशन बूस्ट करने के लिए। जी प्लीज। सर स्ट्रेटेजी जो होती है मतलब कोई मेथड नहीं होता, जैसे हम बताते हैं कि हमें ये स्टेप्स करने हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी हम उस सिचुएशन को, करंट सिनेरियो को देख के जो अपना स्विच मूड करते हैं, मतलब ये नहीं चल सकता तो ये चलेगा, तो इसको हम स्ट्रेटेजी बोलेंगे। तो ये कोई प्री डिफाइंड नहीं होती, इसके कोई स्टेप्स नहीं है। नहीं, क्यों नहीं होती स्ट्रेटेजी? मेरी बात सुनिएगा, स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सर मैं बताऊं? स्ट्रेटेजी तो एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंदर जो है वो सारी आपके मेथड आ जाते हैं, आपके टेक्निक्स आ जाते हैं, टेक्निक्स आ जाती हैं, मेथड्स हैं, अप्रोचेस आ जाती फिर आप हैं। क्या मेथड यूज करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे अपनी? हाँ, स्ट्रेटेजी सादा सी तारीफ स्ट्रेटेजी की पता है क्या है आपकी? स्ट्रेटेजी का प्लानिंग। हाँ, मेरी बात अच्छा बेनिफिशियल। जी जी, कोई डिफाइन कर सकता है स्ट्रेटेजी को? जी टेक्निक्स तो कहते हैं, सर यही मालूम है कि स्ट्रेटेजी एक ब्रॉडर टर्म है। जी, एहसन अली सुमरो के नाम से जो अकाउंट है ये बताएं प्लीज, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेटेजी? बाकी कोई नहीं बोलेगा। जी जी strategy is a detailed plan how to achieve target or objective. नहीं, हाउ टू अचीव टारगेट और ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी आपकी नहीं होती। जी मैं सिंपली थोड़ा बता मेरे आप जी आप जो है ना वो टीचिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो किसी हद तक उस हवाले से तो ये ठीक है, बट जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ इसको कोई डिफाइन कर दे प्लीज। जी The course of action is strategy. सिंपली स्ट्रेटेजी आपकी वो हिकमत अमली होती है जो आपको हालात के मुताबिक, जो स्कूल के हालात चल रहे होते हैं उसके मुताबिक लेनी होती है। मेरे हिसाब से तो यही है कि स्ट्रेटेजी एक सिंपल हिकमत अमली होती है। एक मेरी बात सुने, एक आपको होता है प्लान, एक होती है स्ट्रेटेजी, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझ लें, ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक स्कूल का हेडमास्टर हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो इस साल जो है ना मेरी तादाद बढ़ जाए। इस साल मेरी इनरोलमेंट स्कूल की 110 है तो 120 हो जाए। अब उसके लिए जो कुछ मैं करता हूँ ना ये मेरी प्लानिंग कहलाएगी। और अगर मैं ये अपने जहन में सोचूं या ये प्लानिंग कर रहा हूँ, जब मैविश अपना प्लीज ये माइक ऑफ करें आप लोग प्लीज, ये मैं बार बार कर रहा हूँ माइक आप लोगों के ऑफ प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। माशाल्लाह एमफिल लोग होंगे आप सब, तो ये मेरे लिए बड़ा मसला बन रहा है, बार बार मुझे 2-4 लोगों के माइक ऑफ करने पड़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो है ना ये एक प्लान कर रहा हूँ कि इस साल मेरे 10 बच्चे बढ़ेंगे, अगले साल 10 और बढ़ेंगे, उससे अगले साल। अब एक है शॉर्ट टर्म प्लान और एक है लॉन्ग टर्म प्लान। जो आपका लॉन्ग टर्म प्लान होता है ना वो आपकी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है? आप वही जैसे एहसन बता रहे थे हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? एनरोलमेंट बढ़ाना।
बट अगर वो आपका लिमिटेड टाइम के लिए है तो इसको हम कहते हैं, एक होता है टैक्टिकल प्लान और एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लान। तो आपका टैक्टिकल प्लान क्या है, मौके पे जो मसला है उसका हल निकालें किसी तरह से, इनरोलमेंट कम हो गई इस साल तो इसको पूरा करें। स्ट्रेटेजिक प्लान ये होगा कि आप अगले 3 साल के लिए 5 साल के लिए प्लानिंग करते हैं कि आपके स्कूल की इनरोलमेंट ये है, टारगेट ये है, बच्चों के जो स्कूल रिजल्ट ये थे, तो आपने 5 साल बाद कौन से रिजल्ट देने, ये होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब आपने मुझे बताना है कि व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी या व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजिक प्लान टू अचीव योर प्री डिटरमिन्ड गोल्स, जो आपने पहले से गोल सेट किए हुए हैं, तो वो कौन कौन से होंगे और आप उनको कैसे अचीव करेंगे। सपोज आप ये एनरोलमेंट की बात करें, ड्रॉप आउट को कम करने की बात कर लें, आप ये बात कर लें कि आप जो है वो आप अपने स्कूल को इतना उसका बेहतर करेंगे कि बाहर से लोग, प्राइवेट सेक्टर से लोग स्कूल आपके स्कूल में जो है लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के हो सकते हैं। जी प्लीज अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताइए क्या होगी। सर एसएमसी जो होती है स्कूल की, उसके थ्रू जो है हम अवेयरनेस सेशन टाइमली मतलब देंगे, उस पे हम टीचर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो स्कूल के लिए ड्रॉप आउट जो है उसको हम कम कर सकें। तो अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करेंगे तो पेरेंट्स में इन्वॉल्व होंगे तो उनको अवेयरनेस मिलेगी। तो टाइमली वो इस तरह के नहीं कि बस एक सेशन करवा लिया तो बस वो खत्म हो गया, बल्कि इससे हम लाइक हम प्लेनर्स वगैरह बना सकते हैं, रोड्स पर लगवा सकते हैं कि मतलब सेशंस वगैरह स्टार्ट हों, और वो सुबह को नहीं दें, हम शाम को दें ताकि पेरेंट्स जो है इजीली वहाँ पर आ सकें और ज्वाइन कर सकें। उनमें हम बताएं कि क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की और वो क्यों अपने बच्चों को जो वो इनरोल नहीं कर रहे स्कूल में। इस तरह से हम जो है ना टाइमली एक अवेयरनेस सेशंस जो है स्टार्ट करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। जी कोई और? जी कोमल बता रही हैं। जी सर टीचर मतलब सर आयशा है, मैं बीइंग अ टीचर हेलो कोमल जी कोमल सर, मैं अपनी स्ट्रेटेजी पूरे 1 साल की पहले बनाऊंगी, उसका मैं प्रोग्रेस रखूंगी 5 to 10%। मतलब जो अभी मुझे एनरोलमेंट है उसकी मुझे 10% चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं 12 प्लान बनाऊंगी, मतलब 1 मंथ का एक प्लान बनाऊंगी। इस मंथ में मुझे टीचर्स को ग्रूम करना है, इस मंथ में मुझे पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखनी है, इस मंथ में मुझे अपनी एसएमसी को किस तरह से यूटिलाइज करना है, उस मंथ में मुझे बच्चों की ग्रूमिंग किस तरह से करनी है, अपने स्कूल को चलाना कैसे है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। तो मंथ बाय मैं पूरा प्लान बना के एक स्ट्रेटेजी 1 साल की बनाऊंगी। अगर वो मेरी सक्सेसफुल रही तो मैं नेक्स्ट ईयर सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगी, अगर वो मेरी सक्सेसफुल नहीं रही तो मैं नेक्स्ट ईयर उसमें इम्प्रूवमेंट बना के दूसरे साल में फिर करूंगी। इंशाल्लाह 5 इयर्स के अंदर मेरा स्कूल डिस्ट्रिक्ट पे टॉप लेवल पे होगा। अच्छा माशाल्लाह। चले मेरा भी जवाब अब इस पे सुन लें, आप लोगों के 2-3 आंसर आ गए। आप जब भी ये स्ट्रैटेजी या प्लान बनाते हैं सबसे पहले आप नीड असेसमेंट करते होते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं। आप स्कूल के आप पहले से ही प्लान घर से बना के तो नहीं जाएंगे ना कि आपने ये करना है। आपको पता होगा कि यहाँ पे इश्यूज आपके हैं, देन आप प्रोसीड कर सकेंगे। तो वेरी फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट इज सिचुएशनल एनालिसिस। आप उस सारी सिचुएशनल को एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे इश्यूज हैं, कौन से मेरे स्कूल के स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कौन से मेरे स्कूल के जो है वो वीक एरियाज हैं। अच्छा दैट आप क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं वीक एरियाज को, ठीक है। देन उस पे आप प्लानिंग करेंगे और उस पे आप यही जो जैसे बता रही थी कोमल कि मैं ये प्रायोरिटाइज करना तीसरा स्टेप होता है। अब सबसे पहले आपने सिचुएशन को एनालाइज किया, आप गए स्कूल, आपने सारी उसके रिसोर्सेज देखे, पिछला रिकॉर्ड चेक किया, मौजूदा स्टेटस देखा, देन आपने हाईलाइट किया, आइडेंटिफाई किया जो मेजर इश्यूज या चैलेंजेस हैं, देन आपने प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी आपकी क्या होगी। अब मिसाल के तौर पर आपकी प्रायोरिटी, जी मैं जाता हूँ मेरे स्कूल में जो है वो 4 वाशरूम है तो मैं 2 वाशरूम और बना लूंगा। देखें आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। वाशरूम बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर 4 हैं तो गुजारा चल रहा है। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्कूल में अगर कोई टीचर की डेफिशिएंसी है, मिसाल के तौर पर हाई स्कूल है, आप सबको हाई स्कूल मिलने हैं, तो आपके किसी प्राइमरी विंग में सपोज एक टीचर है, 5 क्लासेज हैं, तो आपको अगर फंड अलाउ करता है तो आप उसको मैनेज करेंगे, किसी प्राइवेट टीचर को हायर करके आप जो है वहाँ पे हायर करेंगे, उसको उसकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी स्कूल में ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको आप कम करने के लिए मतलब ये वो चीज़ें हैं जिससे आपके इदारे की एग्जिस्टेंस साख मुतासर हो रही है। वाशरूम के कम या ज़्यादा होने से आपका इदारा डिस्टर्ब नहीं होगा इतना जितना आपका इदारा ड्रॉप आउट
ज़्यादा होने से, टीचर की डेफिशिएंसी से, या टीचर फिजिकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट दे रहे हैं, उससे बच्चे या वालिदैन जो है आपके स्कूल के बारे में उनकी थिंकिंग नेगेटिव होती जा रही है, तो ये चीज़ें आपको पहले टैकल करनी है, ठीक है। अब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, देन आप ये आपसे क्वेश्चन लाजमी पूछा जाना है इंटरव्यू में। ये अल्फाज का हेर फेर हो सकता है कि आप क्या करेंगे, कौन से स्टेप्स होंगे, ठीक है, आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लान क्या होगा, यही सारे सवाल हैं, जवाब एक ही है जो मैं बता रहा हूँ। अब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, देन आप मतलब ये है कि अपनी देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि अगर ये चीज़ अगर वहाँ पे डेफिशिएंट है तो मैं इसको पहले पूरा करूँगा या करूँगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और वो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मीन बाय टीचिंग मैनेजमेंट। टीचिंग मैनेजमेंट क्या होती है जी? शाबाश। एक तो मैनेजमेंट होती है ना, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, ये होती है मैनेजमेंट, सिंपल मैनेजमेंट। आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज टीचिंग मैनेजमेंट। जी प्लीज। आई थिंक जो टीचर्स का प्लान बनाते हैं, हम जो टाइम पे स्लॉट्स अलॉट करते हैं कि ये क्लास आपको लेनी है, ये क्लास आपको लेनी है, तो ये जो एचएम करता है ये टीचिंग मैनेजमेंट होती है आई थिंक। वेरी गुड जी। सर मैं बताऊं थोड़ा जो मेरे ज़हन में आ रहा। जी जी बताइए। सर मेरे ख्याल में जो टीचर्स क्लासरूम में जाने के बाद जिस तरह से अपने क्लास को पढ़ाते मैनेज करते हैं पूरा दिन, मेरे नजदीक भी शायद यही टीचिंग मैनेजमेंट है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं भैया आप। इंशाल्लाह ताला आप सब हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर बनेंगे जी। बिल्कुल यही है टीचिंग मैनेजमेंट, ठीक है जी जी जी। सर ये कि टीचर्स की लेसन प्लानिंग वगैरह। देखें आयशा, इस तरह ना करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उसको एक दफा मौका दें ताकि सब लोग पार्टिसिपेट करें। जी जुनैद बताना चाह रहे हैं। साइन बता जी बताएं, आप बताएं सर। जो टीचिंग मैंने हमारी लेसन प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, फिर आप क्लासरूम मैनेजमेंट भी आ जाती है उसके साथ साथ, क्योंकि लेसन प्लान कर रहे हैं तो हमारा जो एवेल्युएशन होता है वो भी इसमें साथ साथ चल रहा होता है। अच्छा एक वर्ड याद रखिएगा, एक्स। एक वर्ड है ACTS, एक्स। प्लीज ये माइक पता नहीं क्यों आप लोग बार बार इसको ऑन कर लेते हैं, अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों। बिन शता आपका माइक ऑन है, प्लीज मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा एक वर्ड है एक्ट्स, ACTS। इसमें चार चीजें याद रखिएगा, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में ये चार चीजें ही इन्वॉल्व होती हैं, इसकी सब कैटेगरीज आगे हो सकती हैं। A stand for activities, C stand for climate, T time, और S stand for space, ठीक है। एक्टिविटीज, क्लाइमेट, टाइम एंड स्पेस। अब एक्टिविटीज से क्या मुराद है? आप जो लेसन प्लान करते हैं, आपका लेसन प्लान कितने टाइम का है, ठीक है। अच्छा इसमें आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज क्लास में करानी है, आपको मुकम्मल हर एक चीज का पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है क्लाइमेट। क्लास में आपने जो क्लास का इन्वायरमेंट है उसको किस तरह मेंटेन रखना है, स्टूडेंट सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, उसको कैसे मेंटेन रखना है आपने। तीसरे नंबर पे आता है टाइम। टाइम इसका मतलब ये है कि आपने अगर उनकी अटेंडेंस लेनी है, होमवर्क चेक करना है, या फिर आज पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ कोई ग्रुप वर्क एक्टिविटीज करानी है, और एंड पे अगर आपने उनको कोई असाइनमेंट या टास्क उनको देना है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए जरूरी है। फोर्थ एंड लास्ट वन है स्पेस। आपने बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। अब आपने एक्टिविटीज करानी है, साथ सिटिंग अरेंजमेंट आपकी और तरह की होगी। लेक्चर डिलीवर करना है तो सिटिंग अरेंजमेंट आपकी और तरह की होगी। तो बिल्कुल सही जवाब दिया जी सबने। जो टीचिंग मैनेजमेंट है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टीचर अपनी क्लास में जितनी भी उसकी टीचिंग एक्टिविटी, क्लास में एंटर होने से लेकर क्लास से निकलने तक जितनी चीजें वो मैनेज करता है, वो व्हाइट बोर्ड को यूज करने को मैनेज करता है, बच्चों की असेसमेंट कर रहा होता है, ये सारी चीजें उसकी टीचिंग मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ड्रॉप आउट को अपने स्कूल से, आपके स्कूल में ड्रॉप आउट है और ये ड्रॉप आउट का रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आप क्या करेंगे? मुझे पॉइंट्स में इसका आंसर चाहिए कि मैं पहले नंबर पे ये करूंगी, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। जी शाबाश, कौन बताएगा? बल्कि मैं ये इरम बताना चाह रही है। जी प्लीज इरम आसिफ कौन? वेट प्लीज। जी इरम। सर पहले तो मैं ये करूंगी कि पेरेंट्स मीटिंग रखूंगी कि मैं जो है ना वो बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताऊंगी, पेरेंट्स मीटिंग रखूंगी। उसके बाद में जो है ना जो
टीचर्स का जो मेथड होता है ना वो बड़ा इफेक्ट रखता है ड्रॉप आउट में। अगर हम अपने टीचिंग जो मेथड को इम्प्रूव करेंगे तो मेरे ख्याल से ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा जो है ना वो कम हो सकता है। और अपना जो हमारा स्कूल की जो बिल्डिंग होती है ना वो भी बहुत इम्पैक्ट रखती है हमारी। तो लो कास्ट जो मटेरियल होता है उसके तरीके से हम अपने स्कूल को डेकोर भी कर सकते हैं। और हम एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू भी हम अपने जो ना स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई पेड़ लगा दे या ऐसे कोई साइंस एक्टिविटी लो कास्ट मटेरियल पे लगा दे, इस तरीके से भी हम ड्रॉप आउट को शुरू कर सकते हैं। कौन बताएगा जी? प्लीज एक और आंसर चाहिए इसमें मुझे। सर मैं बताऊं? जी सर मैं बताऊं? ये आप बता रही हैं सर, कुरतुलैन बता रही हैं जी। कुरत सर पहले तो हम रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे ना कि वेरी गुड सो रहा है ड्रॉप आउट वो क्यों रहा है। पहले जब हमें जाएगी तो उसके बाद हम प्लान बनाएंगे, मतलब प्लान बनाएंगे कि करना जी, क्या मैं है। सुनना चाह रहा था। वेरी गुड जी, कंटिन्यू करें जी। प्लान भी बना सकते हैं हम क्योंकि बच्चे स्पेशली प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट होते हैं ना, तो हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। लाइक हम डिफरेंट गेम्स की और बच्चों को जो भी पढ़ाने की एक्टिविटीज करवा रहे हैं उसमें हम टू एंगेज पेरेंट्स स्पेशली एट प्राइमरी लेवल। सो उससे क्या होता है कि वो बच्चे मोटिवेट होते हैं और इस तरह थ्रू अपने प्लान के हम पेरेंट्स को एंगेज करेंगे और वो टीचर्स के साथ भी इनकॉर्पोरेट मतलब कोलैबोरेट करेंगे। तो इससे हमारा प्लान जो है वो आराम से चलेगा और जो अवेयरनेस भी होगी ना वो भी आएगी मतलब पेरेंट्स में। जी तो इससे क्या होगा? थैंक यू जी कोमल 3 पॉइंट्स में आंसर दीजिएगा, सिर्फ 3 पॉइंट्स में जी। सर पहले तो मैं एनालाइज करूंगी। एनालाइज कैसे करूंगी? मैं जो दूसरे बच्चे हैं वो पेरेंट्स टीचर्स की एब्सेंस में उनसे बात करूंगी कि ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि मैम इस वजह से नहीं आ रहा। तो मुझे पता चल जाएगा कि अब मुझे वजह पता चल गई, काज पता चल गया। अगर वो टीचर की वजह से नहीं आ रहा तो मेरे पहले टीचर से कंसर्न करूंगी कि क्यों नहीं आ रहा, आपको अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज करनी चाहिए। अगर वो स्ट्रिक्ट टीचर है तो मैं टीचर स्विच कर दूंगी, दूसरे क्लास का इधर ला दूंगी। अब थर्ड की इशू नहीं है, टीचर मेरा अच्छी तरह से पढ़ा रहा है, मेरा स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, वो कह रहा है कि नहीं मैम वो जो है ना वो चाइल्ड लेबर की वजह से, मतलब उसकी अम्मी या उसके अब्बू वो गरीब है, वो यहाँ पे जाता है, तो मैं क्या करूंगी टीचर्स पेरेंट मीटिंग रखूंगी। अगर वो नहीं आ रहा मेरे स्कूल में टीचर तो मैं उनके घर पे जाऊंगी, तो जाके उनकी पूरी काउंसलिंग करूंगी कि ये गलत है, आपको इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। आप अगर इसके 5 साल दे देंगे तो आगे चल के ये कमाई दुगनी हो सकती है। जो आप इसके बच्चे अभी कमा के ये बच्चा जो आपको दे रहा है ये अर्निंग दुगनी हो सकती है। सो दैट्स वेरी गुड। सर यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ इन्हीं के पॉइंट पे, इन्होंने ये जो बात की ना मैं स्विच कर दूंगी टीचर, मुझे लगता है ये सुटेबल स्ट्रेटेजी तो नहीं है, क्योंकि आप अगली क्लास के टीचर को और सारे बच्चों को आप सर डिस्टर्ब कर देंगे ना। मेरा ख्याल है आपको वही तो टीचर है जो कि और भी तो बच्चे हैं ना जो कि सेटिस्फाइड होंगे, आप उसी टीचर को आप जो है इम्प्रूव करवाएंगे और उसको कहेंगे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करे, टीचिंग मेथड चेंज करे। आई डोंट थिंक सो कि सर ये तो बड़ा एक चेंज कर देना। ओके जी, बात में स्विच करूंगी। ठीक है वेरी गुड। बहुत अच्छे आंसर थे कुरत और कोमल के। मेरी बात एक याद रख लें और इसको ना अच्छी तरह हिफ्ज कर लें। जब भी आपसे किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपका पहला काम क्या होता है? एनालिसिस ऑफ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, किसी कोई मसला होता है तो डॉक्टर आपको देख के बगैर सुने बगैर आपकी दवाई तजवीज़ नहीं करता, टेस्ट किए बगैर। हमेशा वो आपको डायग्नोज करता है। आप हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले डायग्नोज करेंगे, रीजन तलाश करेंगे कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा तभी जाके आप क्या करते हैं उसके सोल्यूशन। आप जैसे कोमल बता रही है कि टीचर्स का इशू आ रहा है, तो वो प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगी ना कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व करना है। ड्रॉप आउट हो रहा है कि टीचर आपके पास डेफिशिएंट है, आपके एक जो मिडिल पोर्शन है उसमें टोटल 2 टीचर हैं, 3 क्लासेस हैं, सारा दिन बच्चे फारिग बैठे रहते हैं। तो इस जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते होते हैं। ड्रॉप आउट को कम करने के लिए सबसे पहले आप एनालिसिस ऑफ सिचुएशन करते हैं, देन जो भी आपके मेजर कंसर्न हैं उनके अबाउट आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आप स्कूल के एनवायरनमेंट को कंडूसिव करते हैं, आप पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा आप जो है वो
जो स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इस तरह के आपके जो है वो आंसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल के अंदर दो बच्चे किसी वजह से लड़ पड़ते हैं आपस में, ठीक है, तो एक बच्चा जख्मी हो जाता है और उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? सर मैं इस सिचुएशन को देखूंगी, अगर बच्चा सीरियस है तो मैं प्लीज आप नहीं जी, कौन बताएगा इसका जवाब? आप वेट करें। सर मैं बताऊं? जी साइंस साहब बताइए। अच्छा सर, जिस बच्चे को ब्लड आ रहा है सबसे पहले तो हम उसको रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है हॉस्पिटल भेजना है तो हॉस्पिटल, वरना स्कूल्स के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं और कोई टीचर जो होता है जो इस चीज को हैंडल कर लेता है वो उसको रिकवर करता है। सेकंड फिर ये तक पहुंचा जाता है कि कहाँ गलती हुई है, क्या हुई है इसमें, मतलब छोटी सी एक इंक्वायरी करनी पड़ती है कि किसकी गलती है, क्योंकि काउंसलिंग कर और पेरेंट्स को फिर इन्फॉर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि जिस बच्चे का ब्लड निकला उसके पेरेंट्स ने आके तो लड़ना शुरू कर देना, तो दोनों पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जिसके बच्चे को लगी होती है उसको भी और जिसने मारा होता है उसको भी। फिर जो कमेटी होती है जो इंक्वायरी कर रहे होते हैं वो जो भी फैसला करते हैं, जिस तरह की उसकी सजा बनती है, सजा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, काउंसलिंग हो जाता है मामला, कभी कभी कुछ स्कूल फाइन भी रख देते हैं। मैं जिस इदारे में उसमें वार्निंग लेटर भी इशू किया जाता है, तो इस तरह इसको फिर रिजॉल्व किया। जी कोई और बताना चाहे? इनका जवाब बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी कोई और आंसर करना चाहे, जी प्लीज। जी जी हेलो जी जी अरे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसको रेस्क्यू करने के लिए फर्स्ट एड दी जाएगी। जो अगर हॉस्पिटल में जरूरत हो तो हॉस्पिटल, नहीं तो स्कूल में ही जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उससे उसकी पर्टिकुलर करवा दी जाएगी। और सेकंड में जो बच्चे लड़ पड़े हैं उनसे कंसिलिएशन का कागज पूछे जाएंगे कि किस बात पर लड़े हैं। अगर कंसिलिएशन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड स्टेप जो है हमारा मीडिएशन। ठीक है शाबाश। उसके बाद अगर हम मीडिएशन नहीं होता तो मिटिगेशन लास्ट में जो 3 स्टेप होते हैं किसी को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं और आपको पता चलता है कि आपके इदारे को कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सर मैं बताऊं? जी कॉमन। सर अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर माइनर लेवल पे हैं जैसे कि सोसाइटी के रिलेटेड, तो पहले तो मैं मीटिंग रखूंगी। अगर नहीं सोसाइटी रिलेटेड नहीं, एग्जांपल भी देना। सोसाइटी से क्या मतलब? आपका सोसाइटी में से कोई पेरेंट है, मतलब कोई स्कूल काउंसिल का मेंबर है या आपके स्टाफ में से किसी ने? जी जी सर थ्रेट हमारे स्कूल में जो ये है वो चोरी हो जाती है। हाँ, अच्छा। सर जो हमें सर चोरी हो जाती है, मसला ही होता है। तो हम ना क्या करते हैं कि जो वहाँ पे इमाम है उनसे भी कंसर्न किया हुआ है, और जो सराउंडिंग में घर है ना, मतलब जो भी घर, उनको भी कहा है, और एक दुकानदार है उसको भी कहा है, क्योंकि हमारे पास पियोन वगैरह चौकीदार नहीं है। तो सर जो हमारे पास इशू है वो इस तरह है, लेकिन अगर कोई ज्यादा लेवल तक आ जाती है तो पुलिस से भी कंसर्न हो सकता है। चलिए ठीक है, आप इसको साइंटिफिकली आंसर करें। शाबाश जी। कैसे जवाब देंगे अगर इंटरव्यू पैनल आपसे सेम क्वेश्चन पूछता है? सर मेरा जी जी मैं बताऊं? जी बख्तावर बता रही हैं। जी बख्तावर। सर एक्चुअली पहले ये हम तस्दीक करेंगे कि क्या ये अफवाह है या फिर रियलिटी है। अगर ये अफवाह होगी तो हम इस तरह से डील करेंगे। देखिए आपके पास वो कौन से मेजर्स हैं कि आपको पता चल सके कि ये रूमर्स हैं या ये वाकई कोई थ्रेट है? पहले तो जो हमें इंसान बताएगा हम उससे पूछेंगे कि आपने ये बात सुनी है। अगर हमें कोई जर्नलिस्ट बता रहा है, हमें कोई सहाफत से रिलेटेड कोई इंसान बता रहा है, तो शायद हम उस पर यकीन ज्यादा करेंगे बनस्पति के आम आदमी के। तो मेरे ख्याल से पहले तो तस्दीक करनी चाहिए, उसके बाद उसके लिए कोई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जी सर मैं बताऊं थोड़ा सा जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। हेलो
जी बताइए। सर आवाज जी आ रही है। सर सबसे पहले हमें जो है ना प्रिकॉशन मेयर्स लेने पड़ेंगे। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बताइए प्लीज। हेलो सर, प्रिकॉशन मेयर्स लेने पड़ेंगे जो भी वीकनेस। जी सर मोहम्मद साइम मैं बताना। जी साइम साहब बताइए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ नदीम। जी बताइए। ये पहला तो हम सोर्स, अगर मैं एग्जांपल भी दे दूं मेरे ही इदारे की, मेरा ताल्लुक एफजी स्कूल से है, वो क्योंकि आर्मी रिलेटेड है, तो वहाँ मैं भी बीच में जैसे 9 मई का वाकया हुआ, ये थ्रेट था, खतरा था मैं भी कि यार ऐसा ना हो कि वहाँ इस तरफ भी आ जाए हम गुस्से की वजह से। ये 2-3 सिचुएशन होती हैं, अगर हमें कंफर्म थ्रेट होता है, मतलब पता पड़ जाता है, तो हम लोकल जो हमारी कमांड जो भी होती है हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीज ऐसे है। अच्छा, फिर करीब स्टेशन होता है उसमें भी जो है वो हम इन्फॉर्म करते हैं। ये दो तो पहले अथॉरिटीज और सिक्योरिटी को बता देते हैं। तीसरी चीज जो स्कूल की सिक्योरिटी है, जैसे वगैरह है, उनको अलर्ट किया जाता है। अपने टीचिंग स्टाफ जो है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। बच्चों की सिक्योरिटी भी जो है वो मतलब उसको प्रायोरिटी दी जाती है उसको। जी तो ये 3 पहले स्टेप्स हम जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा स्कूल बिल्डिंग वगैरह उसके फिर वो डिफरेंट वो होते हैं कि अगर आपकी बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे एरिया में या उसकी दीवारें छोटी हैं तो उसको भी देखना पड़ता है, लेकिन हमारे ऊंची हैं तो उसका कोई खतरा नहीं है। फेंस लगी हुई है ऑलरेडी जो एपीएस आने के बाद हमारे स्कूल्स के अंदर। अच्छा ओके। तो ये चीजें 3 चीजें है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड मेंटोरिंग? जी प्लीज। जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड मेंटोरिंग? सर मेंटर जो होता है ना, वो मॉनिटरिंग हमारा जो सारा प्रोसेस हमें सिखा रहा होता है, जिससे हम गाइडेंस लेते हैं, वो हमारा मेंटर होता है। वो किसी चीज में एक्सपर्ट होता है और उसकी जो एक्सपर्टीज होती है वो हमारे काम आ रही होती है और वो हमें ऐसे ट्रेनिंग दे रहा होता है। और अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस लाइक एग्जामिनेशंस चल रहे हैं तो वहाँ मॉनिटर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई चीज पर्टिकुलर वहाँ पे जो चीजें हैं वो सारी हम नोट डाउन करते हैं, सारे उसकी जो प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटर आपका रोल मॉनिटर का होगा या मेंटोर का होगा? मेंटोर, आई विल प्रेफर मेंटोर का होगा। सर दोनों का होगा, दोनों होंगे। आपका रोल दोनों का होगा, सिर्फ मेंटोर का नहीं होगा। सपोज आप सुबह आती हैं स्कूल में, आपके स्कूल में जो है वो स्कूल टाइम पे 5 टीचर अभी तक नहीं पहुंची, तो आप जो है उनको छोड़ के इग्नोर करके जो बाकी 10 आए हुए हैं उनको जाकर ट्रेनिंग देना नहीं शुरू करेंगी ना। वो भी आपसे आगे पूछेंगे कि मोहतरमा कुरुतुलैन एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा जो आई नहीं है, आप उनसे पूछ नहीं रही और हमें आप जो है वो कोचिंग देने आ गई। तो आपका रोल दोनों का होगा। ठीक है जी। मॉनिटरिंग किसी भी प्रोसेस को ऑब्जर्व करने को कहते हैं और मेंटोरिंग किसी को गाइडलाइन देने को, किसी को ट्रेन करने को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने का क्या ऑब्जेक्टिव्स या बेनिफिट्स होते हैं स्कूल के अंदर? जी प्लीज पॉइंट्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर। सर को करिकुलर एक्टिविटीज इसलिए बनाते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल्स। जी तो सोशल कांटेक्ट होता है, दूसरा बच्चा प्रैक्टिकल चीजें देखता है। सर दो यही होंगे। और बच्चा फिजिकली फिट होता है और वो सोशल इंटरेक्शन उसका होता है और उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है ना वो सही रहता है। को करिकुलर एक्टिविटी सर कुछ मैं ऐड कर दूं? जी को करिकुलर एक्टिविटी अटेंटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी भी आ जाती है, सोशल इंटरेक्शन उनके इम्प्रूव हो जाते हैं को करिकुलर। सर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों की जो है ना वो हम को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो करवाते हैं। इससे स्कूल की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है, बच्चों की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होती है।
ओके स्किल्स के साथ साथ को करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है ना, वो बच्चों की दूसरे स्किल्स जो लाइक फिजिकल स्किल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट गेम्स के थ्रू और डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू ना, वैसे तो क्लासरूम में सिर्फ हम उनको बिठा कर पढ़ा रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा हम एक्टिविटी जो करवाते हैं वो ग्रुप पर करवा देते हैं या कोई रोल प्ले करवा देते हैं, लेकिन अगर वो को करिकुलर एक्टिविटीज हम बाहर जाके ग्राउंड में करवाते हैं तो वहाँ पे वो ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं और डिफरेंट स्किल्स लाइक बैट बॉल खेलते हैं वो सीख लेते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे हम उनको फुटबॉल वगैरह करवाते हैं और दूसरे टग ऑफ वार करवाते हैं, तो उनसे वो ज्यादा फिजिकल स्किल्स उनके डेवलप होते हैं जो उनको आगे काम आते हैं दूसरी वोकेशनल एजुकेशन में। देखें, एजुकेशन होती है वो सिर्फ नॉलेज अगर हम बच्चों को क्लास तक रखेंगे तो सिर्फ नॉलेज हो जाएगी। अगर हम उनको को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं सिखाएंगे तो स्किल्स कैसे डेवलप होंगे? मतलब एक बच्चा होता है जो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा हो सकता है वो दूसरी चीजों में अच्छा हो, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? तो उसको भी जो एजुकेट करना है ना, उसकी भी तो लाइफ है, उसको भी तो उसकी लाइफ को भी शेप करना है हमें। जी, को-करिकुलर एक्टिविटीज के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों की ज़हनी सलाहियतों की डेवलपमेंट होती है, बच्चों की सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं, फिजिकल एबिलिटीज बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं। ये इसके 3-4 जो मेजर बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। जी, कोई आपने ये भी हो सकता है किया तो कुछ ऐसे भी जो क्लास के अंदर परफॉर्म की जाती है। जी जी हाँ, तो देखिए क्लास के अंदर भी आप कलर डे सेलिब्रेट आप करते हैं, मॉर्निंग असेंबली आपकी होती है, पेरेंट्स डे होते हैं, कोई क्विज कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, नात तिलावत किरत के कंपटीशन है। तो ये सारे को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आते हैं और इसके अंदर इससे बच्चे की काफ़ी सारी जो सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ये डेवलप होती हैं बच्चों के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? जी प्लीज सर। एजुकेशन जो होती है वो प्रैक्टिकल इतना मतलब होती है, लेकिन और जो ट्रेनिंग होती है वो स्किल्स को उभारना होता है, मतलब प्योर कंसर्न जो होता है वो स्किल्स पे होता है। लेकिन एजुकेशन जो होती है वो कॉग्निटिव भी होती है और स्किल्स पे भी काम करती है, दोनों पे काम करती है। ओके जी, एजुकेशन एक होलिस्टिक प्रोसेस है और ट्रेनिंग उसका एक कंपोनेंट है। एजुकेशन प्रोसेस ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स की डेवलपमेंट है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग है ना, वो एक स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो अच्छा, आपको लगता है कि आपके जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग की बड़ी शदीद ज़रूरत है, तो आप कैसे अपने टीचर्स को ट्रेन करेंगे? जी सर देखें, अगर हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, जरूरी नहीं है मेरे स्टाफ में जो 10 लोग हैं वो 10 ही को ट्रेनिंग की जरूरत हो, तो जो एक की स्किल है, मैं अगर ब्रेक टाइम में या जो भी टाइम मुझे मिलेगा मैं हल्का हल्का उसको उभारती जाऊंगी कि ये देखें ये टीचर कैसे कर रहा है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो सर इस तरह से मैं मतलब, क्योंकि एक प्रॉपर सेशन तो नहीं ले सकते ड्यूरिंग क्लासेस, तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा उनको ट्रेन करती जाऊंगी। ओके सर मेरे हिसाब से जो है वो टीचर्स की स्कूल के अंदर जो है ना हर मंथ जो है ना टीचर ट्रेनिंग के लिए एक मतलब होना चाहिए, जो आपस में टीचर्स जो है ना एक प्रोग्राम रखें जिसमें जो है जो हेड टीचर्स हैं वो टीचर्स को जो उनके स्किल्स होते हैं उनके उसके हवाले से ट्रेनिंग दें और डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के हवाले से गाइड करें और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएं, डेमो वगैरह भी दें। टीचर्स आपस में इस तरह यानी कि हाई लेवल पे ना हो लेकिन स्कूल लेवल पे हो, जो मतलब मेरे हिसाब से तो यही है। आप देखें, ट्रेनिंग की हमेशा नीड असेसमेंट की जाती है कि आपको पता तो हो ना कि आपके किस टीचर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देन आपने ये देखना है कि वो ट्रेनिंग क्या आप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर आप उसके लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग करेंगे या आप उनकी ग्रुप ट्रेनिंग को अरेंज करेंगे, पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग, स्टाफ मीटिंग को ट्रेनिंग अरेंज करेंगे या इंडिविजुअल गाइडेंस देंगे, या फिर ये है कि आप उनकी क्लास में जाके जिसको हम कहते हैं कि सपोर्टिव सुपरविजन, आप उनकी क्लास में बैठ के उनके लेक्चर को ऑब्जर्व करेंगे
और जहाँ जहाँ पे उनकी डेफिशिएंसी होगी उनको बाद में फिर बताएंगे कि यहाँ से ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस आपको इसमें जो बतौर हेड आपका काम जो है ना वो ये होता है कि आप अपनी क्लास को, अपने टीचर्स को, अपनी क्लासेस को ऑब्जर्व करते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी टीचर की डेफिशिएंसी है तो उसको आप क्लास में गाइड करते हैं। अगर उसको समझ नहीं आ रही, उसमें बेहतरी नहीं आ रही, तो देन आप क्या करते हैं, आप रोल मॉडल होते हैं तो आप खुद एक मॉडल लेसन दे देते हैं उनको। ठीक है, कि इस तरह से आप चीज़ों को बेहतर करें। बहरहाल हमारा 1 घंटे का सेशन था, माशाल्लाह काफ़ी फ्रूटफुल रहा। आप लोगों का पहला, ये शायद मेरी तरफ से तो पहले ही था, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि माशाल्लाह काफ़ी सारे कॉम्पिटेंट लोग, बल्कि अक्सर ही कॉम्पिटेंट लोग आपके हमारे इस सेशन के अंदर मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन तक फिर हम करिकुलम के चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जनरल क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, तो कोशिश किया करें कि उसके आंसर भी ग्रुप में दिया करें। इसी तरह जिस तरह आज आपने मुझे क्वेश्चंस के आंसर दिए, यहाँ असर की नमाज का टाइम होने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे ग्रुप में डिस्कशन डिबेट होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर 27 को किसी का इंटरव्यू है तो अभी भी आपके पास 23 दिन है और ये बहुत बड़ा टाइम है आप सबके लिए। ठीक है, तो इसी तरह कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद भी साथ होगी, वालिदैन से भी दुआएं करवाएं, मेरी भी दुआएं इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ हैं। तो आज आपको करिकुलम के चैप्टर के नोट्स और जो लेक्चर हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जिस तरह आपने माशाल्लाह बहुत से लोगों की बहुत अच्छी ग्रिप है इस चैप्टर के ऊपर, तो करिकुलम पे भी ऐसे ही आप उसको भी अंडरस्टैंड करें। करिकुलम असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टीचिंग मेथडोलॉजीज और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, ये वो एरियाज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। बाकी चीज़ों से जगहों से आएंगे बट बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले लाइव सेशन में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।